तो आज की इस क्लास में बचा हुआ जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक है उसको ख़त्म करने की कोशिश यानी कि चेष्टा करते हैं। हम लोग पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे ये देखते हैं। चलो बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में क्या क्या बात की है एक बार रिकॉल करते हैं तो आगे बढ़ते हैं। चार्ज के बारे में बताया था, चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में बताया था, पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल के बारे में बताया था, रेजिस्टेंस के बारे में बताया था, कंडक्टेंस के बारे में बताया था, रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी के बारे में बताया था, और हम लोग इन सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के डिफरेंस को किया था और शायद सर्किट का एक दो छोटा सा न्यूमेरिकल लिया था। मैंने पहले भी कहा है, मैं फिर कह रहा हूँ, इस चैप्टर से थ्योरी बोल के आपके पास नहीं मिलेगा, जो मिलेगा न्यूमेरिकल मिलेगा। थ्योरी को कंटिन्यू करो, इसको खत्म करो, इसके बाद न्यूमेरिकल्स आप वो मेरे साथ अलग से करोगे। वो जो न्यूमेरिकल्स का सेक्शन आपको मिलेगा वो अलग से ही मिलेगा, अलग थंबनेल बना करके आपको मिलेगा। खैर बढ़ो। अभी इस जो टॉपिक है इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पावर, जूल का हीटिंग इफेक्ट, और जो समटाइम्स आपके पास में सेल वेल का बच जाएगा वो छोटा छोटा चीज हो जाएगा। तो यहाँ से एक थ्योरी का पोर्शन रहता है, उसको आप एक बार स्पेशली फोकस करोगे। बढ़ते हैं। दो चीज है आपके पास में। पहला है आपके पास में इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अब हम आपको बताएं एनर्जी क्या होता है। तो एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। अगर इसका डेफिनेशन देखा जाए तो एनर्जी का डेफिनेशन होता है कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, काम करने की कैपेसिटी, इसी को हम लोग बोलते हैं एनर्जी। मतलब कौन कितना ज्यादा काम कर सकता है। बड़ा बच्चा ज्यादा काम करेगा, छोटा बच्चा कम काम करेगा। इन द सेंस बड़े बच्चे के पास एनर्जी ज्यादा है, छोटे बच्चे के पास एनर्जी कम है। या आप इसको थोड़ा सा उल्टा करके देखो, जिसके पास जितनी ज्यादा एनर्जी वो उतना ज्यादा काम करेगा। अल्टीमेट डेफिनेशन है कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। जानने का बात क्या है, जानने का बात यह है कि इसका जो एसआई यूनिट होता है, ये एनर्जी का डेफिनेशन बताएं, ठीक है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। इसका जो एसआई यूनिट होता है वो जूल होता है, याद रखोगे। अभी यहीं पे रोकते हैं, थोड़ा सा रिकॉल करो। देखो दो चीज आपके पास मिलेगा, एक तो आपके पास में मिलेगा एनर्जी, एक आपके पास मिलेगा वर्क, और एक आपके पास मिलेगा हीट। ये तीनों इक्विवेलेंट होता है। इक्विवेलेंट का मतलब होता है लगभग सेम हम कंसिडर कर लेते हैं। क्यों? अगर ये तीनों सेम है तो इन तीनों का जो एसआई यूनिट होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा। एसआई यूनिट क्या होता है, जूल होता है। देखो इसका भी होता है, इसका भी होता है, इसका भी, हीट का भी जूल होता है, वर्क का भी जूल होता है, एनर्जी का भी जूल होता है। हम आपको एक चीज और बताते हैं, दुनिया में याद रखोगे, अगर आपसे किसी भी एनर्जी के बारे में पूछा जाए, दैट सिंपल सा मतलब है कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिकल मतलब इलेक्ट्रिक की एनर्जी। कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है वो कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सिंपल सा मतलब द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क बाय एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इज नोन एज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। किसी भी एनर्जी का कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं होता। आपके पास में वर्क का फॉर्मूला पता है आपको, बट एनर्जी का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, हीट का भी कोई फॉर्मूला नहीं होता है। तो आप बोलोगे सर अगर किसी की एनर्जी निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, वर्क निकाल लो। याद रखोगे जितनी भी तरह की एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, किसी भी एनर्जी का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। जब भी आप एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करोगे तो आपको निकालना क्या होगा, वर्क। क्यों? हमने बताया ये तीनों इक्विवेलेंट होता है। अगर आपसे हीट मांगा जाए तो भी आप क्या करोगे, आप वर्क ही निकालोगे, ठीक है। तो हम आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला आगे बताएंगे, फिलहाल के लिए अभी इतना ही। तो मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब होता है कैपेसिटी ऑफ वर्क, डूइंग वर्क, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, काम करने का जो कैपेसिटी है बाय एन अप्लायंसेस, बाय एन अप्लायंसेस, कोई अप्लायंसेस कितना काम कर सकता है, इसी को आप बोलते हो, इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। एक आपके पास में इलेक्ट्रिकल पावर है, ये भी देख लो पहले जल्दी से। एक आपके पास में है इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर का मतलब क्या होता है, इसका सिंबल होता है पी, याद रखोगे। इसका मतलब है रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, कौन कितना तेजी से काम कर सकता है। एक आपके पास में कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, एक आपके पास में रेट ऑफ डूइंग वर्क। अब सुनो एक बात, रेट ऑफ डूइंग वर्क, इलेक्ट्रिकल पावर P इक्वल टू W बाई टी। W मतलब वर्क, ये इसका फॉर्मूला हो गया। P मतलब पावर, W मतलब वर्क, T मतलब टाइम। रेट मतलब होता है यूनिट टाइम में किसी ने कितना काम किया। इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट आपके पास में वॉट होता है, याद रखोगे। इसका बड़ा यूनिट क्या होगा, बड़ा यानी कि बिगर यूनिट क्या होगा, याद रख लोगे। तो किलो वॉट हो सकता है, ठीक है, मेगा वॉट हो सकता है, ठीक है, गीगा वॉट हो सकता है, टेरा वॉट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मोटा मोटा ये जानना है, ठीक है। वापस आओ, इसको छोड़ेंगे, इसको भी छोड़ेंगे, दोनों को एक साथ आपको बताते हैं।
ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। चलो अब दोनों को एक साथ देखते हैं ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो मैंने बताया आपको, एक तरफ मैंने बताया एनर्जी, कौन सी एनर्जी है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, और बहुत इंपॉर्टेंट याद रखोगे। एक तरफ मैंने बता दिया आपको पावर, मोटा मोटा समझो। इसका डेफिनेशन बोला जाता है, या डेफिनेशन कहता है कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। इसका है डेफिनेशन रेट ऑफ डूइंग वर्क। अब ये मतलब समझा देंगे, रेट ऑफ डूइंग वर्क। इसका सिंबल क्या होता है, इसका सिंबल होता है, एनर्जी को E से दिखा सकते हैं, W से दिखा सकते हैं, और जब कैलोरीमेट्री पढ़ाएंगे तो वहां पे Q से भी दिखाते हैं, याद रखोगे। यहाँ पे Q मतलब क्या था, चार्ज, याद है, याद है, यहाँ Q मतलब क्या था, चार्ज। वहां एनर्जी के लिए आप क्या दिखा रहे हो, Q दिखा रहे हो। तो अभी ये दोनों, इसका सिंबल क्या है, इसका सिंबल पावर, ठीक है। यूनिट क्या है, यही सब याद रखना है एक नंबर में। यूनिट क्या है, एनर्जी का यूनिट हमेशा क्या होगा, जूल। कौन सा यूनिट, ऐसा यूनिट। इसका क्या होगा यूनिट, वॉट, याद रखो, ठीक है। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, यहां का फॉर्मूला कौन सा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, याद रख लोगे। कौन सा एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल टू हो जाएगा VIT, याद रखना। कहां से आया है वो बताएंगे, ठीक है। अभी के लिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला P इक्वल टू, याद रखोगे, P पावर इक्वल टू क्या होता है, वर्क बाई टाइम, वर्क बाई टाइम। पहला फॉर्मूला ये है। दूसरा फॉर्मूला P इक्वल टू V इंटू आई, V याद है, पोटेंशियल, I याद है, करंट। तीसरा फॉर्मूला यहाँ पे है P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। चौथा फॉर्मूला यहाँ पे है P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। इंपॉर्टेंट है, ये चारों फॉर्मूला से 100% क्वेश्चन बन ही जाता है न्यूमेरिकल का। आपके एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, इसमें से कौन सा, या 4 ऑप्शन दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा इसमें से कौन सा पावर का फॉर्मूला है और नहीं है। तो तुमको ये याद रहना ही चाहिए। कहां से आ रहा है वो हम आपको बता रहे हैं अभी, मतलब ये वो चीज है जो आपको जानना चाहिए मोटा मोटा। इसी में एक और चीज जान लो, कमर्शियल यूनिट क्या होता है। कमर्शियल यूनिट क्या होता है, व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट। कमर्शियल यूनिट का मतलब होता है अपने घर में जो करंट आती है। हाँ, आपको याद होगा जो करंट वो मीटर में एंटर करती है, तो मीटर जो रीडिंग देता है वो आपको यूनिट में देता है। हम लोग बोलते हैं ना कितना यूनिट का बिल उठा, 5 यूनिट, 10 यूनिट, 15 यूनिट, 200 यूनिट। तो वो जो यूनिट है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं कमर्शियल यूनिट। तो कमर्शियल यूनिट है किलोवाट आवर। क्या है, किलोवाट आवर, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये VVI है। कमर्शियल यूनिट जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, किलोवाट आवर। अब दो चीज, 1 किलोवाट आवर में होता है 3.6 इंटू 10 के पावर में 6 जूल। पहला तो ये, और दूसरा ये याद रख लो कि 1 किलोवाट आवर जो है ये आपका 1 यूनिट के बराबर है। इसका मतलब है अगर किसी के घर में 50 यूनिट का बिल आ रहा है, इसका मतलब अगर एक यूनिट 1 किलोवाट आवर के बराबर है, तो 50 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा, 50 किलोवाट आवर के बराबर हो जाएगा। और अगर 1 किलोवाट आवर इतने जूल के बराबर है, तो 50 जो किलोवाट आवर है वो कितने के बराबर होगा, इसको 50 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ न्यूमेरिकल अभी आपको करना है मेरे साथ ही, इसी लेक्चर में करना है, ठीक है। तो ये मोटा मोटा मैंने आपको डिफरेंस बता दिया। अब इसी में हम आपको बताते हैं, बहुत बच्चे नहीं समझ पाते कि कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क क्या होता है और रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या होता है। इसको हम एक एग्जांपल से समझाते हैं ताकि आप समझ पाओ। देखो बेटा, आप ऐसे समझ लो कि एक स्टैंडर्ड सेकंड का बच्चा है, ये एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, और एक आपके पास में स्टैंडर्ड 10 का बच्चा है, ये एक बड़ा बच्चा है, ठीक है। और हम आपसे ये कहते कि 50 पेज राइटिंग लिखना है। आप खुद बोलो कि दोनों में से कौन लिख पाएगा, सेकंड क्लास का बच्चा लिख पाएगा या 10th क्लास का बच्चा लिख पाएगा, कौन लिख पाएगा, 10th क्लास का बच्चा लिख पाएगा। कहानी समझ गए। यहाँ पे हम टाइम से मतलब रखे ही नहीं है कि 1 घंटे में 2 घंटे, मैंने कहा 50 पेज राइटिंग लिखना है। जो सेकंड क्लास का बच्चा वो लिख ही नहीं पाएगा उतना, क्यों, क्योंकि उसकी आदत नहीं है। क्लास 10 का बच्चा 50 पेज राइटिंग लिख लेगा, यहाँ पे कोई टाइम से मतलब नहीं। आपको आंख बंद करके समझ में आ रहा है कैपेसिटी किसकी है ज्यादा, किसकी ज्यादा है, तो 10th वाले की ज्यादा है। इट मीन्स इसके पास एनर्जी ज्यादा है। अब यही चीज अगर हम आपसे कह दें कि मान लो कि ये 10th का एक बच्चा ये है और 10th का एक बच्चा ये है, तुम्हारे स्कूल में असाइनमेंट मिलता है ISSC वालों, कितना भर भर के असाइनमेंट मिलता है। सारे बच्चे असाइनमेंट बनाते हैं कि नहीं, अरे एक एक असाइनमेंट 50 पेज का बनता है, बोलो हाँ या ना, बनता है ना 50 पेज का।
ये भी 10 में है, ये भी 10 में, ये भी 50 पेज का असाइनमेंट बनाएगा, ये भी 50 पेज का असाइनमेंट बनाएगा। अब इस केस में अगर हमको जानना है हाँ कि किसकी एनर्जी ज्यादा है, हाँ, तो इस केस में हम क्या करते हैं, एक टाइम को और इन्वॉल्व कर लेते हैं कि अब देखो 1 घंटे में कौन लिख सकता है कितना, समझ गए, या 50 पेज राइटिंग जो है, या 50 पेज का जो होमवर्क है वो कितने कम समय में कौन कर सकता है। कहानी समझ गए, तुम भी 10 में हो, तुम भी 10 में हो, क्या दोनों का रिदम या पावर सेम है? नहीं सेम है। क्यों? क्योंकि इस केस में क्या होगा, इस केस में हम एक टाइम को और लिमिट लगाएंगे। देखो ये टाइम को, यूनिट टाइम में किसी ने कितना वर्क किया, यूनिट टाइम में किसी ने कितना ज्यादा वर्क किया, उसी को हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। इसको ऐसे समझो कि भाई मान लो कि ये बच्चा है, ये 1 घंटे में मान लो कि 50 पेज लिखता है, और ये 1 घंटे में मान लो कि 60 पेज लिखता है। बताओ, ये ए है और ये बी है, किसके पास ज्यादा पावर है, ए के पास कि बी के पास? किसके पास ज्यादा पावर है, बी। ए के पास कि बी के पास? बी के पास, ऑब्वियस बी के पास। भाई कम समय में इसने ज्यादा लिखा। अब मान लो दोनों को सेम कर दो, मान लो ये भी 50 पेज लिखता है और ये भी 50 पेज लिखता है। अब यहाँ टाइम देखेंगे, टाइम क्या देखेंगे, टाइम ऐसे देखेंगे कि 50 पेज ये कितनी देर में लिखा, मान लो 50 पेज ये 2 घंटे में लिखा, ये 50 पेज कितने देर में लिखा, 1 घंटे में लिखा। अब किसका पावर ज्यादा है, इसका ज्यादा है। आई होप क्लियर है कि एनर्जी कब देखते हैं, एनर्जी हम लोग तब देखते हैं जब एक बड़ा सा गैप मिलता है, आप ऐसे समझ लो। और पावर कब देखते हैं, पावर हम लोग तब देखते हैं जब एक जैसा आपको गैप मिलता है, ठीक है, गैप वहां पे नहीं मिलता है तो उस केस में हम लोग पावर को देखते हैं। आप ऐसे समझो, मोटा मोटा समझना, हम एक एग्जांपल से समझाते हैं, आपको पूरा चीज क्लियर होगा। पता एक बल्ब का पावर ज्यादा है कि एक हीटर का पावर ज्यादा है? हीटर। आपको आंख बंद करके पता चल रहा है हीटर ज्यादा बिल लेगा, ऐसे ही ना। यही चीज हम बोलते हैं, एक हीटर का पावर ज्यादा है या एक एसी का पावर ज्यादा है। इस केस में क्या करोगे, इस केस में आप ये देखोगे कि दोनों का पावर का कैलकुलेशन करोगे यूनिट टाइम में, कि एक सेकंड में या 1 घंटे में या 1 दिन में कौन कितना ज्यादा एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, क्योंकि उस समय आप नॉर्मल ऑर्डिनरी कैलकुलेशन नहीं कर सकते हो। एक सिंपल से लैंग्वेज में मैंने इसको समझा दिया, बस मोटा मोटा आपको जानने का ये था। एनर्जी हमेशा कैपेसिटी बताती है, जिसमें टाइम इन्वॉल्व नहीं करते हम लोग, कितना काम कर सकते हैं, आप ऐसे समझ लो। और पावर क्या करता है कि वही काम आप कितनी देर में कर सकते हो, दैट इज द पावर। ठीक है, मतलब एनर्जी के एक स्टेप के बाद आपको पावर मिल गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो? ठीक है, ये चार्ट से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए ये चार्ट इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना। ठीक है, तो फिर जब हम लोग करेंगे धीरे धीरे तो आगे बढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते हैं। चलो देखो नेक्स्ट, अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला जल्दी से देखो। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला जल्दी से देखो। इस चीज को हम समझें उससे पहले एक छोटा सा चार्ट है। मान लो हमने कोई बल्ब लगाया, सपोज यहाँ पे हमने क्या किया, एक बल्ब लगाया और साथ में कुछ और लगा दिया, तो कुछ और को कुचू कुचू करके हम लोग ये दिखाते हैं, रेजिस्टेंस आर दिखाते हैं, याद रखना। ठीक है, इस सबको हमने क्या किया, एक बैटरी से जोड़ लिया। किससे जोड़ लिया, बैटरी से जोड़ लिया। तो बैटरी के पास एक प्लस है, एक माइनस है, हाँ, एक आ और एक जा, और ये स्विच है। ठीक है, बिना स्विच के दुनिया में कुछ भी होने जाने वाला नहीं है। तुम्हारा मन करे तो ए मीटर लगाओ, ना मन करे तो ना लगाओ, यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तुम्हारा मन करे तो वोल्ट मीटर लगाओ, ना मन करे तो मत लगाओ, मेरा मन नहीं कर रहा, छी ये सब नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, अब देखो इससे आई एम्पियर की करंट जा रही है, इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी जा रही है, सबसे आई एम्पियर की करंट जा रही है। हमको चाहिए क्या, हमको वर्क निकालना, हमको क्या चाहिए, हमको एनर्जी निकालना है। मान लो इसका निकालना या इसका निकालना, तुमको जिसका निकालना, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। तुमको निकालना है क्या, एनर्जी। हम कहते हैं कि एनर्जी फाइंड करो, तो कौन सा एनर्जी फाइंड करो बाबू, इसमें करंट जा रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी फाइंड करो। और क्या, अंकित सर ने कहा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला नहीं होता है, दुनिया में किसी भी एनर्जी का फॉर्मूला नहीं होता। हाँ, यू डोंट हैव एनी फॉर्मूला ऑफ पर्टिकुलर एनर्जी, देन हाउ टू फाइंड एनर्जी, इफ यू वांट टू फाइंड द एनर्जी यू हैव टू फाइंड द वर्क। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है वर्क। ठीक है भाई, आपको वर्क निकालना है। वर्क का एक फॉर्मूला क्लास 9 में पढ़ के आए हो, W=F.S होता है, यानी कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और फोर्स वाला कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है, तब क्या करेंगे, एक याद करो, शुरू में याद करो, अगर आई एम्पियर का करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है और ये करंट टी टाइम तक फ्लो कर रहे हैं। अच्छा, करंट फ्लो करने का मतलब अल्टीमेट क्या फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है यहाँ से। भाई अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन ही तो फ्लो करता है, ये मैंने बताया हुआ है। क्या फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन फ्लो करने का मतलब है चार्ज फ्लो कर रहा है। क्या कर रहा है, चार्ज फ्लो कर रहा है। तो एक बात हमको ये बताओ, आपको निकालना है वर्क। अच्छा, वर्क के लिए आपको याद है एक फॉर्मूला आपके पास में था, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू था वर्क अपॉन, अरे यूनिट
याद करो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या था, यूनिट चार्ज के ऊपर तुम जो वर्क डन करते हो, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला एक आप निकाले थे, P इक्वल टू यानी कि V इक्वल टू क्या था, W बाई Q। याद आया, याद आया। यहां से जब हम वर्क निकाल लें तो वर्क इक्वल टू क्या होगा, V इंटू क्यू। इक्वेशन 1, इक्वेशन 1। यहां तक कोई दिक्कत है भाई? ये पहले लेक्चर में ही हम आपको बताए हैं, ठीक है। अब ये बताओ, हमको चार्ज से मतलब नहीं है, हमको चाहिए करंट, करंट के टर्म में चाहिए। तो ये बताओ, आपको ये फॉर्मूला पता, I इक्वल टू क्या था, Q बाई टी था ना। I इक्वल टू क्या था, बोलो, Q बाई टी। और यहां से अगर हम Q निकाल लें तो ये क्या होगा, IT। उठा के ये यहां रख लो, यानी कि W इक्वल टू क्या होगा, V। Q की जगह पे IT, यानी कि क्या होगा, VIT। वर्क का फॉर्मूला तुमको मिल गया, VIT। जितना वर्क उतनी एनर्जी, दैट्स वाई जो एनर्जी का फॉर्मूला निकल के आएगा वो निकल के आएगा VIT। देखो बाबू, ना ये याद रखना, ना ये याद रखना, ना ये याद रखना, आपको सीधा ये फॉर्मूला याद रखना। एनर्जी का फॉर्मूला होता है VIT, वीट, ठीक है। खाने वाला बीट हो या लगाने वाला बीट हो, बीट दो तरह का आता है ना। ये वो हीरोइन प्रचार करती है, हाँ कोमल सा बदन, यहाँ बीट लगा लो, और इसको मतलब हम कहाँ कहाँ बीट लगाएंगे बताओ, यहाँ लगाएं, यहाँ लगाएं, यहाँ लगाएं, यहाँ लगाएं, कहाँ कहाँ। तो एक तो वो बीट है, एक बीट खाने वाला है, एक वो बीट लगाने वाला है, ये बीट है, तुमको जैसे याद रखना है, ठीक है। अब भाई VIT, आप VIT से याद कर लो। आई होप कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्लियर है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला आपके पास में निकल गया, VIT। एक्चुअली इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इसको वर्क मान लो, जितना वर्क उतनी ज्यादा एनर्जी, ठीक है। अब दूसरा हमने आपको बताया पावर। पावर का फॉर्मूला क्या था, पावर का फॉर्मूला था वर्क बाई क्या, टाइम, यही था ना, यानी कि W बाई क्या, T। यहां तक कोई दिक्कत? पावर का पहला फॉर्मूला आपके पास में क्या था, W बाई क्या, T। अच्छा, पावर W की जगह अगर यही वाला उठा के रख दें, VIT अपॉन T कैंसिल, यानी कि V इंटू क्या, I। दूसरा फॉर्मूला ये मैंने बताया था। अब एक काम करो, काम ये कर लो, पहला ये फॉर्मूला, दूसरा ये फॉर्मूला, ओम का नियम लगा लो, V को चेंज कर लो, P इक्वल टू, ओम ने क्या कहा था, V इक्वल टू होता IR। तो V की जगह पे लगा लो IR, और I क्या हो गया, I स्क्वायर R। एक फॉर्मूला ये हो गया। हम कहते हैं इसको नहीं चेंज करके इसको चेंज कर लो। अगर हम इसको चेंज करें तो I की जगह पे क्या लिख सकते थे, V बाई R लिख सकते थे, यानी कि P इक्वल टू, V को रहने दो, इसको चेंज किया तो V बाई R, यानी कि ये आपके पास में हो गया V स्क्वायर बाई क्या, R। चौथा फॉर्मूला ये हो गया। तो पावर का आपके पास में आ गया 1 2 3 4, चार फॉर्मूला, दैट इज द W बाई टी, I स्क्वायर R, V स्क्वायर बाई R, और आपके पास में एक आपके पास में आ गया V इंटू I। यहां तक कोई दिक्कत है, बोलो यहां तक कोई दिक्कत है, क्लियर हो, आसान है। तो एक यहाँ ये निकला और एक ये निकला, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग आगे और बात करेंगे, फिलहाल आगे बढ़ते हैं इन दोनों को यहीं पे छोड़ते हुए, ठीक है। बुक एक बार झांक के सारे बच्चे देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फास्ट फॉरवर्ड इसलिए चल रहे हैं, स्कूल में हो गया है, आप मेरे साथ रिवीजन कर रहे हो, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छूट नहीं रहा है। रिकॉर्डिंग आपको केमिस्ट्री का 1 तारीख से मिलने लगेगा, 1 या 2 तारीख से आपको केमिस्ट्री का रिकॉर्डिंग मिलेगा, एज इट इज मिलेगा। तो आपका एक काम और होगा, वहां पे आपको थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। चलो ठीक है, देखो एक आपके पास में है, वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द जूल्स हीटिंग इफेक्ट, ठीक है, जूल का हीटिंग इफेक्ट। अब ऐसा समझो, किसी भी चीज से अगर करंट पास होती है वो गर्म होता है कि नहीं होता है? अरे बल्ब को छुएंगे गर्म है कि नहीं है? टीवी छू के देखो गर्म होता है कि नहीं? फ्रिज भी छू के देखो गर्म होता है कि नहीं? करंट जिससे पास करेगा वो चीज गर्म होगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है वहां पे हीटिंग इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। आप ऐसे सिंपल सा लैंग्वेज में आप ऐसे एग्जाम में लिख लेना, द प्रोड्यूसिंग ऑफ हीट, ठीक है, आफ्टर फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट इज नॉन एज द हीटिंग इफेक्ट। आप ऐसा समझो, किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से जब हम करंट को पास करते हैं तो थोड़े समय के बाद वो चीज गर्म होने लगती है। करंट जितना ज्यादा फ्लो करेगा वो चीज उतना ज्यादा गर्म होगी, ये मानते हो? करंट जितनी देर तक फ्लो करेगी वो चीज उतनी देर तक गर्म रहेगी या ज्यादा गर्म होगी, मानते हो? और जिसका रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा वो चीज उतनी ज्यादा गर्म होगी, ये भी आपको मानना है। इसका मतलब जो हीटिंग इफेक्ट है वो 3 चीज पर डिपेंड करता है, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, करंट बढ़ेगा तो हीट बढ़ेगा, ठीक है, और एक्चुअली करंट नहीं, करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, आप ऐसा समझो, ठीक है। दूसरा रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और तीसरा आपके पास में होता है टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कोई दिक्कत? आप ऐसा समझो, करंट बढ़ेगा तो हीट बढ़ेगी ना। ज्यादा गर्म कौन होगा? हीटर ज्यादा गर्म होगा या बल्ब ज्यादा गर्म होगा? ज्यादा करंट किस में, हीटर में कि बल्ब में?
हीट है। स्वाभाविक है, ऐसा समझो। तो हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के स्क्वायर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के, यानी कि हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया आई स्क्वायर आर टी, और हीट इक्वल टू आपके पास में आई स्क्वायर आर टी, यहाँ जो कांस्टेंट निकलता है उसका वैल्यू 1 है। दिमाग में नहीं खराब करना है, मतलब दिमाग नहीं खराब करना, आपको यही वाला याद रखना है। कौन सा? ये वाला, कि हीट का ये फॉर्मूला होता है। हम आपको और बताएंगे अभी आगे, उससे पहले समझो एक चीज। देखो, जूल महोदय ने एक छोटा सा काम किया, वो जूल महोदय ने क्या किया, एक छोटा सा बच्चा भी कर सकता है, गधा भी कर सकता है। भाई करंट जिस चीज से पास होती है वो गर्म होता है। उसने क्या देखा, हम लोग भी तो देख रहे हैं ना, करंट पास हो रही है तो गर्म हो रहा है। इसी को उसने कहा जूल का हीटिंग इफेक्ट। सीधी सी बात है। अब ऐसे समझ लो, पहली बार जूल ने देखा तो अपने नाम से रख दिया। हम पहली बार कुछ देखेंगे, मंगल ग्रह धरती पे आ गया, तो हाँ अंकित का मंगल ग्रह धरती पे आ गया, कोई प्रिंसिपल बना दिए। प्रिंसिपल बनाने में कितना टाइम लगता है, तो फिजिक्स में ऐसे ही काम होता है। ठीक है, तो ये जो इफेक्ट पड़ रहे हैं, इफेक्ट का मतलब क्या होता है बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा इफेक्ट, क्योंकि आपको आगे भी पढ़ना है। इफेक्ट का मतलब होता है चेंज होना, इफेक्ट का मतलब होता है चेंज होना, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। इफेक्ट का मतलब कुछ चेंज हो जाएगा, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। आप ऐसे समझो, इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, किसी भी चीज का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। जैसे आप ऐसे, हम तुमको एक थप्पड़ लगा दें, क्या इफेक्ट हुआ, अब तुम गिर गए, बेहोश हो गए, तुम पढ़ने लगे, तुम फेल कर गए, तुम तेज हो गए, तुम टॉपर हो गए, तो दैट इज द इम्पैक्ट। क्या इम्पैक्ट पड़ा, इफेक्ट। मतलब किसी में जब करंट पास किया तो क्या इफेक्ट हुआ, तो हीट हो गया। आप ऐसे समझो, जो करंट है, इस करंट का 3 इफेक्ट होता है। इस करंट का 3 इफेक्ट होता है। पहला होता है हीटिंग इफेक्ट, नाम से पता चल रहा है, किसी से करंट पास करो वो गर्म हो जाएगी, किसी से करंट पास करो वो क्या हो जाएगी, गर्म, तो हीटिंग इफेक्ट। दूसरा आपके पास में होता है कि करंट से केमिकल इफेक्ट होता है। कहीं पे करंट पास करते तो केमिकल रिएक्शन होने लगता है। ठीक है, किसी में करंट पास करेंगे तो केमिकल रिएक्शन होने लगता है। और तीसरा आपके पास में है कि करंट से मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, यानी कि मैग्नेटिज्म। ऐसे इसको हम लोग बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट, इसको हम लोग बोलते हैं केमिकल इफेक्ट। और ये तीनों आपको पढ़ना है, इसी साल पढ़ना है। और इसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, 3 करंट पास किए तो गर्म हो गया, करंट पास किए तो केमिकल बन रहा है वहां, ठीक है, और करंट पास किए तो वहां मैग्नेटिज्म हो गया। दैट इज द इफेक्ट। ठीक है, देन क्या बता रहे थे, तो करंट से हीट हुआ, हीटिंग इफेक्ट, करंट से केमिकल हुआ, केमिकल इफेक्ट, करंट से मैग्नेट बना, मैग्नेटिक इफेक्ट। आप बोलोगे किसी से करंट पास करेंगे हर चीज मैग्नेट बनेगी? जी नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ सब सब्सटेंस है। किसी से करंट पास करेंगे हर जगह केमिकल बनेगा? नहीं, कुछ चीजें हैं। किसी से करंट पास करोगे वो हीट हो जाएगा, तो कुछ चीजें हैं। आप ऐसे समझ लो, कंडक्टर का काम है, यहाँ भी कंडक्टर का ही काम है, यहाँ कंडक्टर, यहाँ इलेक्ट्रोलाइट, और यहाँ भी कंडक्टर का काम है। ठीक है, तो मोटा मोटा। अच्छा, एक बात और बताते हैं, जब कोई किसी रास्ते जाता है तो उसके वापस होने का भी वो रास्ता होता है। अगर करंट दिए तो गर्म हो गया, और अगर किसी को गर्म करेंगे तो क्या करंट बनेगा? बनेगा। याद रखोगे, थर्मोकपल बेस्ट एग्जांपल है। एक तरफ ठंडा करो, एक तरफ गर्म करो, करंट उससे पास होने लगेगी। अगर करंट से केमिकल बन रहा है तो क्या केमिकल से करंट बनेगा? बिल्कुल बनेगा। बैटरी में होता क्या है, टॉर्च वाली बैटरी, पेंसिल बैटरी, घड़ी वाली बटन वाला सेल, इसमें होता है क्या, अल्टीमेट केमिकल ही तो होता है। केमिकल से क्या बन रहा है, करंट बन रहा है ना। अरे भाई, टॉर्च में क्या डालते हो, इलेक्ट्रिक करंट डालते हो, टॉर्च में डालते क्या हो, केमिकल। भाई बैटरी में केमिकल ही तो होता है, केमिकल से क्या बन रहा है, करंट बन रहा है। घर वाले बैटरी में भी क्या होता है, केमिकल होता है, तो उससे क्या बन रहा है, करंट बन रहा है। जब वो केमिकल खत्म हो जाएगा तो उसी करंट से तुम उस केमिकल को क्या कर लोगे, रिचार्ज कर लोगे ना। फोन वाले बैटरी में, फोन का जब बैटरी खत्म हो जाता है, सेल जब खत्म हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है, चार्ज करते हो ना। चार्ज कौन कर रहा है, करंट से। अच्छा, करंट से मैग्नेट बनेगा और मैग्नेट से करंट भी बनेगा। तो ये 3 इफेक्ट है। ये वाला आपको अगले चैप्टर में मेरे साथ पढ़ना है, डिटेल में बताएंगे वहां पे। तो हमने कहा 3 इफेक्ट है। ठीक है, ये 3 इफेक्ट है। ये वाला जूल ने बताया था, ये करंट केमिकल वाला रिलेशन फेराडे ने बताया था, ये भी फेराडे ने बताया था। तो ये दोनों माइकल फेराडे ने बताया था, और ये वाला तुम्हारा जूल ने बताया था। ठीक है, तो ये मोटा मोटा चीज है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको एक बार डिराइव करते हैं। डेरिवेशन आखिर ये निकला कहाँ से, किताब में यहाँ डायरेक्ट बता दिया गया। क्या बता दिया गया, जो हीट है वो करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, दैट इज द टाइम की क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बुक बाद में देखना, हम एक बार दिखा देंगे। ठीक है, बुक बाद में देखना। ठीक है, जो जो छूट जाएगा वो सब चीज हम दिखा देंगे। ठीक है, आगे देखो,
अब ये निकला कहाँ से फॉर्मूला, ये आपको जानना है। तो क्या करो, एक चार्ट ऐसा ही बना लो। मान लो ये कोई रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस इन द सेंस का मतलब कोई कंडक्टर है, इसमें तुमने क्या किया, बैटरी जोड़ा। अब एक और चीज बता दे रहे, हम लोग जितना भी काम यहाँ पे कर रहे हैं वो सारे का सारा डीसी करंट पे कर रहे हैं। कौन से करंट पे कर रहे हैं, डीसी। डीसी का मतलब क्या हो गया, डायरेक्ट करंट पे कर रहे हैं। अल्टरनेटिंग करंट पे ये कुछ भी अप्लाई नहीं होगा, ठीक है, होगा आगे पढ़ोगे, बट अभी के लिए आप ऐसा समझो कुछ भी अप्लाई नहीं करेंगे। रेजिस्टेंस का क्या है, आर है, करंट इसमें क्या किया तुमने, आई पास किया। यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चार्ज ऐसे मूव करेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव करेगा, जस्ट अपोजिट। एक बात बताओ, हीट निकालना है, क्या हीट का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है, कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है, नहीं है भाई। हीट और एनर्जी का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। क्या निकालोगे, वर्क निकालोगे ना। हमने आपको बताया था ना कि वर्क निकालना, और वर्क आप निकाल के आए हो, उसके पीछे याद होगा वर्क का फॉर्मूला क्या था, VIT, याद है। अरे वीट लगाने वाला खाने वाला, अभी एग्जांपल दिया, वर्क का फॉर्मूला क्या है, वीट, VIT। अच्छा, हमने कहा कि VIT, एक काम कर दो, V को चेंज कर लो। ओम का नियम कहता है V इक्वल टू क्या होता है, IR, यही होता है ना। ओम ने कहा कि V मत लिखो, V की जगह पे लिखो क्या, IR लिखो। तो V की जगह पे क्या हो जाएगा, IR.IT। देखो क्या हो गया, I²RT। जितना वर्क उतना ही इक्विवेलेंट क्या होता है, हीट होता है, खत्म। इतना ही डेरिवेशन है छोटा सा। आई होप कि आपसे डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा, बिल्कुल निश्चिंत रहो। आपको फॉर्मूला याद रखना है, हीट का फॉर्मूला होता है I²RT, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, VIT, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, W/T, पावर का एक फॉर्मूला होता है VI, पावर का एक फॉर्मूला होता है I²R, V² क्या R। तो ये इतना फॉर्मूला है। आई होप क्लियर, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वो बाद में देख लेंगे, अभी केवल देख लो जल्दी जल्दी। जो काम का है वो आप देख लो, जो काम का नहीं उसको हम लोग स्किप कर सकते हैं, कोशिश करेंगे नहीं करने का। अब आपके पास एक चीज और निकल के आ रहा है, बैटरी के टर्म में थोड़ा बात करेंगे हम लोग, ठीक है। एक चीज और निकल के आ रहा है, दैट इज द बैटरी के टर्म में हम लोग बात करेंगे। बैटरी मतलब क्या होता है, सेल मतलब जानते हो क्या होता है, सेल एक डिवाइस है छोटा सा, जो क्या करता है, कंटिन्यू करंट को क्या करता है, फ्लो करवाता है। बैटरी क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल होता है, याद रखोगे। तो बैटरी के टर्म में तीन चीज निकल के आता है। पहला निकल के आता है EMF। EMF का मतलब होता है इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स, ठीक है। दूसरा आपके पास में है पोटेंशियल डिफरेंस। ये टर्मिनल वोल्टेज, इसी को आप बोलते हो टर्मिनल। देखो पोटेंशियल डिफरेंस कभी कभी पता है EMF को भी पोटेंशियल डिफरेंस बोला जाता है, इसलिए टर्मिनल वोल्टेज ये पकड़ना। तीसरा आपके पास में है वोल्टेज ड्रॉप, बहुत आसान है, बहुत बहुत आसान है, और यहां से एक सीधा डेफिनेशन तुमसे पूछा जाता है। और चौथा आपके पास में इंटरनल रेजिस्टेंस। अब ये बैटरी वाला जो सिस्टम है ना, ये हम आपको बताएंगे जब केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, तब वहां पे हम आपको बता देंगे। अभी ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा समझो, ठीक। तीन चीज। अच्छा आप ऐसे समझो, बैटरी एक कंडक्टर है। बैटरी क्या है, एक कंडक्टर है। तो बैटरी का अपना जो रेजिस्टेंस होगा उसी को हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। बैटरी के पास, दुनिया में हर कंडक्टर के पास में एक रेजिस्टेंस होता है, जो चाहती है करंट उससे पास अरे बोलो हाँ या ना करे। रेजिस्टेंस यही चाहती है ना, करंट उससे पास। देखे हो, अगर नहीं देखो तो देख लेना, बार बार बता रहे हैं। तो बैटरी का जो अपना रेजिस्टेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। EMF क्या होता है, आप ऐसे समझो, हर बैटरी का एक कैपेसिटी होता है कि ये इससे ज्यादा काम नहीं कर पाएगी। जैसा सुनो, बैटरी 12 वोल्ट की बैटरी ले आओ, 3 वोल्ट का बैटरी ले आओ, 220 वोल्ट का बैटरी ले आओ, 110 वोल्ट का बैटरी ले आओ, 1 वोल्ट का सेल ले आओ, सुनो ना ये, तो ये उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है, आप ऐसे समझो, जिससे ज्यादा वो काम ना कर पाएगी। जब कोई नया बैटरी तुम लेके आते हो, मान लो, आप ऐसे समझना, मान लो ये नया बैटरी है जिसका पोटेंशियल यानी कि PD दिया हुआ 12 वोल्ट। अभी इसको किसी से जोड़ा नहीं है, अभी इसको किसी से जोड़ा नहीं, तो ये जो 12 वोल्ट है ना, इस समय इसका जो पोटेंशियल 12 वोल्ट है, इसको हम बोल रहे हैं EMF। क्लियर, कोई दिक्कत। सुबह सुबह तुम उठे, तुम्हारे पास फुल एनर्जेटिक है, अभी कोई काम तुम नहीं कर रहे हो, सुबह सुबह उठने के पास तुम्हारे पास जो है दैट इज द EMF। कोई दिक्कत। थोड़े समय के बाद काम करो, एनर्जी उतनी ही रहेगी या कम हो जाएगी? अरे बैटरी 12 वोल्ट की ही रहेगी या धीरे धीरे कम होने लगेगी? उतना काम नहीं, धीरे धीरे क्या होने लगेगा, कम।
किसी पर्टिकुलर टाइम पर जो उसके पास पोटेंशियल डिफरेंस है उसी को हम लोग बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। क्लियर, याद रखोगे। और वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, इन दोनों का जो डिफरेंस है। भाई सुबह सुबह उठे, जितना था दोपहर में जितना है, इन दोनों में जो डिफरेंस है इसी को बोले ड्रॉप, मतलब गिर गया, इतना कम हो गया, इतना गिर गया। डेफिनेशन ये बोला जाता है, अगर डेफिनेशन की बात जानोगे किताब में साफ साफ डेफिनेशन दिया हुआ है, व्हेन बैटरी इज इन द ओपन सर्किट। ओपन मतलब खुला हुआ है, बैटरी को लगा के नहीं रखे हैं। इस केस में बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज द ईएमएफ, या दैट इज नॉन एज द ईएमएफ, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। व्हेन बैटरी इज इन क्लोज सर्किट, जब वो क्लोज सर्किट में है तो उस समय उसके पास जो पोटेंशियल है दैट इज द पोटेंशियल या टर्मिनल वोल्टेज। और इन दोनों का जो डिफरेंस है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं वोल्टेज ड्रॉप। ईएमएफ को हम लोग ई ऐसे दिखाते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को आप वी से दिखा सकते हो, स्मॉल वी से। वोल्टेज ड्रॉप को, इसको कैपिटल वी से दिखा लो, वोल्टेज ड्रॉप को आप वी से दिखा सकते हो, तो वी इक्वल टू ई माइनस ई होता है, यानी कि ई माइनस वी होता है। आप ऐसे भी देख सकते हो। समझ में आ गया? हमने सिंपल लैंग्वेज में समझा दिया। इसका डेफिनेशन याद रखना क्योंकि एग्जाम में डेफिनेशन पूछा जाता है। ठीक है, अब इसको एक बार बुक से देखते हैं। चलो अब एक बार बुक देखो, क्या टॉपिक्स कंप्लीट हुआ और क्या बच गया और क्या इंपॉर्टेंट है इसी में बता देते हैं। दो पेन पेंसिल कुछ दो, जैसे पे टिक करेंगे, इसी से चीज़ें हैं, मतलब इसी से लिखे हैं। पेंसिल है दो, निकालो, वेट क्यों, इंतज़ार नहीं, इंतज़ार हो गई एतबार की। बॉक्स नहीं लाए, बहुत अच्छा। युद्ध करने चले और हथियार ना हो, ओहो किसी बारे बा, ला 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 ला, इसे कहते हैं पेंसिल। देखो पेंसिल ना, चलो खैर ठीक है, काम हो जाएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज पहला टॉपिक है आपके पास में, करंट इलेक्ट्रिसिटी का। जो बच्चे नए हों उसको अच्छे से देख लो, ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट है उसको मार्क कर लो। बेटा ये बिल्कुल मत पढ़ना, कोई काम का नहीं है। यहाँ पे वही बताया गया, दो तरह का चार्ज होता है, वन इज द पॉजिटिव होता है, वन इज द नेगेटिव होता है। जो लाइक चार्ज है वो एक दूसरे को रिपल करता है, दूसरा अट्रैक्ट करता है, सिंबल क्यों होता है ये सब हम बता चुके हैं, तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है। ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम्ब होता है। और जो छोटा छोटा यूनिट होता है वो क्या होता है, वो होता है मिली कूलम्ब होता है, माइक्रो कूलम्ब होता है। मतलब ये देखो एक बात, न्यूमेरिकल में कभी कभी ये आता है तो एक बार देख लेना कि माइक्रो कूलम्ब में होता है 10 के पावर में, सॉरी मिली कूलम्ब में होता है 10 के पावर में -3। माइक्रो का सिंबल ये होता है, और नैनो में होता है 10 के। ये सब बच्चा तुम लोग तेज हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आगे देख लो। अब यहाँ पे एक छोटा सा चीज़ आपको बताया ये गया इलेक्ट्रॉन पे होता है इतना चार्ज, ठीक है, और एक कूलम्ब बनाने के लिए 6.25 × 10 के पावर में 18, मतलब ये भी हम न्यूमेरिकल में करा चुके हैं, तो आपको परेशान नहीं होना, देखना भी नहीं है। कॉन्सेप्ट ऑफ करंट, ये टॉपिक आप पढ़ सकते हो, पहले भी बताया। करंट का डेफिनेशन क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज I = Q/T होता है। करंट का यूनिट होता है एम्पियर, 1 एम्पियर को डिफाइन करना ये भी बताया गया आपको। छोटा छोटा करंट को मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर मालूम है, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी फॉर्मूला मैंने बताया, Q = N × E होता है, I = मतलब ये भी पता है आपको। अच्छा एक बात याद रखोगे, करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये अभी के लिए याद कर लो। हालांकि होता क्या है कि करंट के पास डायरेक्शन है, इसके बाद भी करंट को हम लोग स्केलर क्वांटिटी ही कहते हैं। करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है, करंट है स्पेसिफिक डायरेक्शन। और आपको पता होगा द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज नॉन एज द वेक्टर क्वांटिटी। इवनली करंट है डायरेक्शन बट इट इज स्केलर क्वांटिटी। ऐसा क्यों है, क्योंकि करंट का डायरेक्शन हमेशा वही रहता, चेंज नहीं हो सकता। अभी के लिए ऐसा समझो। कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस मैंने बता दिया है, आपको ये कुछ नहीं करना है। राम कहानी जो कथा दी है वो आपको कुछ नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा अगर बहुत मन करे ये डेफिनेशन कर लो। आपको याद होगा एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उस फील्ड में लेके जो आते थे दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और डिफरेंस क्या था, उसी फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जब जाते थे, वो नहीं, ये याद रखो V = W/Q होता है, W = Q × V होता है। और मैंने ये भी बता दिया इसका यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। 1 वोल्ट को हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस का ये डेफिनेशन दिया हुआ है, सेम डेफिनेशन है, बस यहाँ पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आ रहे थे, यहाँ पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके आ रहे हैं, ठीक है। आगे देखो कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस के बारे में मैंने बता दिया, बट ये डिटेल रेजिस्टेंस दिया हुआ, कॉन्सेप्ट इन डेप्थ दिया हुआ कि आखिर रेजिस्टेंस जनरेट कैसे होता है, तो इसके बारे में हम चलते फिरते कभी किसी में बता देंगे। हालांकि ये वाला पूरे पैराग्राफ से आपके पास कहीं कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा, तो इसको नहीं देखना है, याद रख लोगे। ऑब्स्ट्रक्शंस यानी कि करंट फ्लो कर रहा है उसको मार पीट कर रोक दो, डेट इज द रेजिस्टेंस। ओम का नियम मैंने बता दिया, ओम के नियम के लिए एकमात्र कंडीशन होता है डेट इज द कांस्टेंट टेम्परेचर। स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ इसको जरूर कर लेना, कई बार पूछा भी गया है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द करंट फ्लो, पढ़ लेना, हमको नहीं बताना है।
देन यहाँ पे आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी या समटाइम वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई होता है, इन दोनों में बहुत कंट्रोवर्सी है, आप ये लिखो बात बराबर है, ठीक है। अगला आइंस्टाइन हम ही बन जाएंगे, न्यूटन को तो मैंने पढ़ाया ही था, खैर आगे जाने दो। तो ये सब मैंने बताया है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका हमने ये भी बता दिया है कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस निकलता है उसका जो यूनिट होता है वो ओम होता है, ठीक है। और ये भी मैंने बताया कंडक्टेंस क्या होता है, तो रेजिस्टेंस का जस्ट उल्टा होता है। वी आई ग्राफ आपको याद होगा, आई वी ग्राफ भी आपको याद होगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन आपसे पूछा नहीं जाता, इसको मत करो, ठीक है। ठीक है, आगे देखो। इसके बाद में हमने आपको ये भी बताया जो सेक्शन है ओमिक एंड नॉन ओमिक रेजिस्टेंस होता है क्या है, तो ये एक जो ओम के नियम को फॉलो करे, एक जो नहीं करता है। एक में ग्राफ आपके पास में स्ट्रेट लाइन होता है, एक आपके पास में कर्व होता है, ये दोनों का डिफरेंस है, ये चार्ट आप कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिफाई करने भी मैंने बोर्ड पे बताया था, बहुत अच्छे से याद होगा। फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस को कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है, वन इज द मटेरियल, वन इज द लेंथ, थिकनेस, टेम्परेचर, इसके बारे में मैंने बहुत डिटेल में बताया था। लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इट मीन्स लेंथ इंक्रीज होगा देन रेजिस्टेंस विल भी इंक्रीज। एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मीन्स एरिया इंक्रीज देन रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। और टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन टेम्परेचर को हम लोग इसमें मान के नहीं चलते, क्योंकि टेम्परेचर हमने कांस्टेंट माना था और अलग अलग मटेरियल का अलग अलग होता है। देन ये हम आपको बता चुके हैं, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी करा चुके हैं, पहले या दूसरे सेक्शन में, याद होगा। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, इन सबको जब कुचुर करके मिला दोगे तो एक कांस्टेंट जो निकल के आता है, दैट इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और रेजिस्टिविटी का जस्ट उल्टा आपके पास में कंडक्टिविटी होता है, हमको बताना नहीं है, वो टॉपिक यहाँ पे दिया हो। और ये भी मैंने बताया था, रेजिस्टेंस का जो काम है वही काम रेजिस्टिविटी का है, दोनों में बस इतना डिफरेंस है कि रेजिस्टिविटी छोटे से लेके बड़े तक सेम मटेरियल का चेंज नहीं होता, बट रेजिस्टेंस विल बी चेंज इफ़ यू टेक स्मॉल एज वेल एज लार्ज। अगर छोटे से लेके बड़ा तक ले लो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बेटा यहाँ पे है, एग्जाम में तुमसे कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा, याद रखोगे। एग्जाम्पल के तौर पे 1 द वायर यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल कनेक्शन फॉर द पावर ट्रांसमिशन। अगर तुमको घर में करंट भेजना है तो कैसा वायर लोगे, एक ऐसा वायर लोगे जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, या एक ऐसा वायर लोगे जिसका रेजिस्टेंस कम हो। ऑब्वियस जिसका रेजिस्टेंस क्या हो, कम हो, ताकि करंट आसानी से जाए ना। वही चीज़ यहाँ पे दिया, तुम पढ़ लेना। दूसरा, द रेजिस्टेंस वायर और स्टैंडर्ड रेजिस्टर। नॉर्मली रेजिस्टेंस वायर का मतलब है कि अब मान लो कि नॉर्मल वायर के बारे में बताया गया, सच वायर आर हाई रेजिस्टेंस एंड हायर रेजिस्टेंस मस्ट नॉट चेंज ड्यू टू द चेंज इन टेम्परेचर। मतलब कहीं पे अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा आ रही है, जैसे मान लो किसी के घर में ज़्यादा टेम्परेचर आ जाता है, सडन वोल्टेज बढ़ जाता है, उस केस में ऐसा तार लो जिसका रेजिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा हो, ताकि वो तार तुम्हारा बार बार गले नहीं। ये वाला स्पेशल केस है, इसके बारे में पूछा नहीं जाता। बट ये फ्यूज वायर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिख दिया गया है, रेफर चैप्टर 9 आर्टिकल नंबर 9.4, ठीक है। इसको मैंने कहा था कि इसको हटा देना, पर ये बुक ने जो मतलब जिस कंपनी ने इसको पब्लिकेशन किया, मेरी बात को माना नहीं, उस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डालेंगे, उसको दीवार में चुनवा देंगे, सूली पे चढ़ा देंगे। सूली ऐसा होता है, बड़ा सा एकदम लंबा सा आयरन पिलर होता है, जैसे मेहरौली आयरन पिलर है दिल्ली कुतुब कॉम्प्लेक्स में, ऐसा सूली होता है, बड़ा इतना मोटा होता है पिलर, ऊपर कुछ ऐसा होता है, और जैसे पंथी मार के लोग बैठते हैं ना, इस पर बैठा दिया जाता है ऐसे, और पकड़ के खींच दिया जाता है। दैट इज़ द सूल चढ़ाना और सूली चढ़ाना, इसलिए कहते हैं सूली, दीवार में चुनवा देंगे, ठीक है। चलो आगे देखो। तो फ्यूज वायर कैसा होना चाहिए, याद रखो, फ्यूज वायर एक सेफ्टी डिवाइस है। जब ज़्यादा करंट कहीं पे पास करता है तो वो फ्यूज मतलब मेल्ट हो जाना, पिघल जाएगा, और वो तब पिघलेगा जब उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम हो, याद रखोगे। तो फ्यूज वायर हमेशा ऐसा बनाएंगे जिसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ना वो कम होना चाहिए, याद रखोगे, ठीक है। एंड इट्स ए स्पेसिफिक रेजिस्टेंसी मोर दैट द कॉपर ऑफ, अब ये पढ़ लेना, हमको बताना नहीं है। किसी इलेक्ट्रिकल बल्ब का फिलामेंट जैसे पहले 100 वाट वाला बल्ब आता था, तो उसका जो फिलामेंट है वो किसका बनता है, नॉर्मली टंगस्टन का बनता है, ठीक है। क्यों भाई, उसके पास हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। तो आपसे पूछ लिया जाएगा एग्जाम्पल में, इफ़ यू वांट टू मेक अ फिलामेंट ऑफ बल्ब, तो विच टाइप ऑफ वायर शुड बी चूजन, कैसा वायर को चूज करना चाहिए, देन ये। तो द हीटिंग एलिमेंट इन द अप्लायंसेस, हीटर या टोस्टर में कैसा, तो हीटर या टोस्टर में नाइक्रोम वायर का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसके पास भी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होता है ना वो बहुत हाई होता है। भाई ये वायर पता जलता है और हीट करता है, तो पिघलता नहीं। सोच के देखो, इतना करंट पास कर रहा है, इसके बाद भी ये मेल्ट नहीं कर रहा है, वाई, क्योंकि इसके पास जो मेल्टिंग पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा हाई होता है। सुपर कंडक्टर के बारे में मैंने बता दिया है, सच इस तरह का कोई चीज़ होता नहीं है दुनिया में। मान लेते हैं कि कोई ऐसा कंडक्टर जिसके पास में जो रेजिस्टेंस है वो 0 हो जाए या ना के बराबर हो जाए, ये कहानी दिया हुआ है न्यूमेरिकल्स की। मन करे तो करो, नहीं मन करे तो फिर तो हम हैं ही, तुम टेंशन मत लो। आ जाओ बेटा अगला टॉपिक। अब ये इतना कहानी दिया हुआ ना, ये सब आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मेरे साथ पढ़ोगे, केमिस्ट्री वाले चैप्टर में, तो ये मत पढ़ो, छोड़ दो, ये क्या है ये भी छोड़ दो। बस ये देखो,
When no current is drawn from the cell, इसका मतलब जब सेल से कोई करंट हम नहीं निकाल रहे हैं, इसका मतलब when the cell is in open circuit, ऐसे सेल को फेंक दो, पड़ा हुआ है, इस समय इसके जो प्लस टर्मिनल और माइनस टर्मिनल का जो डिफरेंस है उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। या सुनो, यही मैंने पढ़ाया था। अब यहाँ पे देख लो, वही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि ईएमएफ। द ईएमएफ ऑफ ए सेल इज डिफाइंड एज द एनर्जी स्पेंट ऑन द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। एक यूनिट चार्ज पे भाई, अच्छा बताओ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अल्टीमेट पोटेंशियल ही है, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था? वर्क अपॉन चार्ज। तो एक कूलम चार्ज को प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल तक ले जाने में जो वर्क किया गया उसी को बोल रहा हूँ, मतलब वही बात है और कुछ नहीं है। टर्मिनल वोल्टेज के बारे में भी मैंने बताया था। क्या बताया था? इसमें ये ओपन है, खुला है, पड़ा है, और इसमें क्या करोगे? जोड़ दोगे, यही ना मैंने बताया था। व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम ए सेल, यानी कि वो जब क्लोज सर्किट में, तो इस समय यहाँ दोनों का जो डिफरेंस होगा ना, इसी को हम लोग बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज को कैपिटल वी से दिखाते हो। और एक आपके पास में है, पता है क्या, ये रिलेशन है, मत करो, जरूरत नहीं है। एक आपके पास में यहाँ पे है इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस, सेल का जो रेजिस्टेंस होता है उसी को आप बोलते हो इंटरनल रेजिस्टेंस। इसका छोटा सा डेरिवेशन है, ये हम आपको बाद में बता देंगे। और एक आपके पास में दिया हुआ वोल्टेज ड्रॉप। कहाँ है वोल्टेज ड्रॉप? कहाँ? यहाँ पे है वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है? तो इन दोनों का, यानी कि इसका और इसका जो, मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, मतलब ईएमएफ। भाई सुबह सो के उठे, जितनी एनर्जी थी, दोपहर में जो एनर्जी है, जो घट गया, इसी को हम बोल रहे हैं ड्रॉप, कम हो जाना। ठीक है, अब आगे सुनो। फैक्टर अफेक्टिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। किसी सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो किस किस पर डिपेंड करता है? वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रख लेना। पहला, सरफेस एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड यानी कि कितना मोटा मोटा इलेक्ट्रोड लिए हो उसके ऊपर, याद रखोगे। लार्जर द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा, लेस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। दूसरा, द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड का डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा। मोर द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड, ग्रेटर इन द इंटरनल रेजिस्टेंस। तीसरा, नेचर पे। और चौथा, टेम्परेचर पे। टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ये बहुत अच्छे से डिटेल में बताएं, ये हमको बताना नहीं है। यहाँ भी कॉम्बिनेशन है, यहाँ भी कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन, ये न्यूमेरिकल्स आपको दे रखा है। आगे देखो, नेक्स्ट आपके पास में इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अभी मैंने बताया, अच्छे से बताया, पढ़ लेना। ये पूरा कहानी आपको दिया हुआ है। W = Q भी होता है, W = VIT, ये फॉर्मूला मैंने बता दिया। अच्छा, कुछ और एक्सप्रेशन अगर चाहिए तो वो यहाँ मिल जाएगा, नहीं तो ज़रूरत नहीं है। इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में मैंने बताया, P = W/T, V × I होता है, और भी फॉर्मूला है, VI है, V²R है, I²R है, ये सब पढ़ लेना। देन कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में मैंने बता दिया। क्या बताया था मैंने? ये बताया था, ये भी बताया, 1 kWh 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। इसको जब पॉइंट में, मतलब किलोवाट में, इसको वाट आवर में कन्वर्ट करोगे तो इतना होगा, ये भी मैंने बता दिया है। पावर रेटिंग क्या होता है, इसको हम लोग न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे। अभी रहने दो, इसका पावर रेटिंग होता है क्या, तुमसे पूछ लिया जाएगा, किसी का पावर रेटिंग इतना दिया, इसका मतलब क्या होता है, तो ये भी हम आपको बाद में बता देंगे, एक छोटा सा न्यूमेरिकल में। देन आगे क्या आपके पास में, हाउस होल्ड कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये न्यूमेरिकल है, हम कराएंगे। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ये मैंने बता दिया, किस पे डिपेंड होता है, एक बार झाँक लेना। और स्वाहा, खत्म। इसमें कुछ खास नहीं था, थ्योरी का पोर्शन आपका खत्म हो गया, बच गया केवल और केवल न्यूमेरिकल। हाउस होल्ड सर्किट में हम आपको बताते हैं चैप्टर 1, ये गधा है चैप्टर 1 नहीं, ये 10 है ना, क्या है, 9 है ना। उसको वो दिखा, उसको क्या बोले ना, वो बच्चा नादान है, थोड़ा सा अनजान है, वो 9 की जगह पे वो इसलिए नए एडिशन की जितनी भी किताबें आ रही हैं ना, वो ऐसे ही है, लोल है। लॉल का मतलब LOL मतलब लो, LOW लो, ये लो मतलब कम, OF मतलब ऑफ, और L मतलब जो समझना है, जो वाला L समझना समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो खैर ये समझ गए। हाउस होल्ड सर्किट अगर देखें तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कल की क्लास में देख लेंगे, कल इसको ख़त्म ही कर देंगे। ये ख़त्म करके, हालांकि आपको याद होगा 3 तरह का वायर था, लीव, न्यूट्रल और अर्थ, याद है? एक पॉजिटिव, नेगेटिव और एक जीरो वायर था। एक से करंट जाती है, आती है, और एक आपके लिए अर्थिंग, यानी कि एक्स्ट्रा जो चार्ज आता है वो नीचे। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन पावर कैसे होता है, इसमें देखो क्वेश्चन ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। यहाँ पे देख लो, एक आपके पास में कनेक्टिंग द अप्लायंसेस इन सीरीज का डिसएडवांटेज क्या है, एडवांटेज क्या नहीं है, जानो, पढ़ा दिए थे, याद होगा। ठीक है, कनेक्शन ऑफ ऑल अप्लायंसेस विद द मेन से कैसे, अरे पैरेलल और सीरीज का एडवांटेज डिसएडवांटेज बताए थे ना, याद है ना। देन आपके पास में यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे आपके पास में फ्यूज दिया हुआ है, कैडबरी डेयरी मिल्क फ्यूज और सिल्क, ये वो वाला फ्यूज है, सेफ्टी डिवाइस है। जब करंट एक्सेस पास होता है या कम पास होता है तो ये क्या होता है, ये काम करता है। ठीक है, कैसे काम करता है ये पढ़ लेना, अगर नहीं समझ में आएगा तो हम तो हालांकि बताएंगे। ठीक है, देन ये ऐसा फ्यूज होता है, ये वाला ग्लास फ्यूज है। ठीक है,
और ये आपके पास में अगेन यहाँ पे आपके पास में रेटिंग दिया हुआ, तो ये हम आपको बताएंगे, इसमें कुछ खास नहीं है। अर्थिंग क्या होता है, अर्थिंग का मतलब होता है क्या होता है, अर्थिंग करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। 3 पिन प्लग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 पिन प्लग, ऊपर वाला अर्थ होता है, एक तरफ लीव और एक तरफ क्या होता है, न्यूट्रल होता है। हमेशा याद रखो कि प्लग में लेफ्ट साइड में लीव होता है, राइट में न्यूट्रल होता है, और सॉकेट में उल्टा हो जाता है। तो सॉकेट में क्या होता है, राइट में लीव होता है और लेफ्ट में क्या होता है, न्यूट्रल होता है, जस्ट उल्टा होता है। आप ऐसे समझिए, ये मेरा प्लग है, 3 पिन प्लग है, ऐसे 3 पिन प्लग है। अर्थ हमेशा ऊपर वाला होगा, ठीक है, अर्थ हमेशा क्या होगा, ऊपर वाला होगा। ये लीव होता है और ये क्या, न्यूट्रल होता है। और जब इसको सॉकेट में लगाओगे, इसको सॉकेट में लगाओगे तो जस्ट उल्टा घूमेगा सॉकेट में, तो ये ऐसे घुसेगा ना, देखो इधर वाला लीव इधर आ गया, मतलब इधर हो गया, समझ गए। तो पिन और सॉकेट एक दूसरे का क्या होता है, उल्टा होता है। इसको लेटरली इन्वर्जन कहा जाता है। अब ये कलर कोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ओल्ड कन्वेंशन ऐसा था कि अगर कहीं पे लाल तार है इसका मतलब लीव है, ब्लैक है तो न्यूट्रल है, ग्रीन से अर्थ। और आज के समय पे ब्राउन वायर को लीव बताया गया। हमने ज़िंदगी में कहीं अपने घर पे ब्राउन वायर नहीं देखा बेटा, देखा क्या, ये कौन से गधे ने न्यू इंटरनेशनल कन्वेंशन, अच्छा इंटरनेशनली चलता है, हमारे देश में नहीं चलता है। फिर जियो रे बिहार के लाला। अर्थ मतलब वही ग्रीन पहले भी था, आज भी ग्रीन, मन याद रख लेना, लाइट ब्लू से न्यूट्रल। ये अपना नेशनल तो पढ़ाएगा नहीं बेटा, ये इंटरनेशनल पढ़ाएगा, ये सबको ब्रिटिश ही बना देगा ना, राज करो, ठीक है, और काज करो। तो खैर ये वाला चैप्टर हम लोग कल स्टार्ट करते हैं और डिटेल में डिस्कस करते हैं। कल ये चैप्टर भी हर हाल में स्टार्ट होकर लगभग फिनिश होने के कगार पे पहुंच जाएगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो। एक अलग से क्लास में आप मेरे साथ न्यूमेरिकल करोगे। ऑल द बेस्ट और अच्छे से काम करो।